माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86% का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। हरियाणा का एसडीजी विजन 2030 दस्तावेज राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें उल्लेख है कि हमारी परिकल्पना हरियाणा को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और पुनरुत्थानशील इकाई के रूप में विकसित करना है। एक ऐसा राज्य जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया निर्बाध गति से घूमे, कोई भी वंचित महसूस न करे, लोगों में पूर्ण संतुष्टि का भाव हो, युवाओं में गर्व की भावना हो, महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समानता के अवसर मिले, बल्कि वे सशक्त महसूस करें और अंत्योदय के सिद्धांत को प्राथमिकता हो, और हम सरकार न्यूनतम शासन अधिकतम मंत्र से राज्य को इसके नागरिकों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में सहायक हों। सबका साथ सबका विकास का आदर्श हमारे इस विचार को दर्शाता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में हम किसी को भी पीछे नहीं रहने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 के बजट में मैंने हरियाणा के विकास के लिए वज्र मॉडल को स्पष्ट किया था, जिसमें विकास के 5 घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने वर्ष के दौरान इस विजन को साकार करने के लिए निरंतर कार्य किया है। मेरा लक्ष्य इस नींव को और मजबूत करते हुए एसडीजी 2030 में निर्धारित विजन को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की नीति हरियाणा के विकास में मेरे विजन का मूल मंत्र है और वर्ष 2023-24 के इस बजट का आधार है अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणी रक्षिता विवर्धनी वधस्ते तीर्थे प्रतिपादनी च, अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित हो गया है उसे समानता के आधार पर बांटना। मैंने अपना पहला बजट तैयार करते समय व्यापक परामर्श के माध्यम से सुझाव लेने की परंपरा शुरू की थी। इस वर्ष भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श और विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गई। हमने हरियाणा के माननीय सांसदों, इस प्रतिष्ठित सदन के माननीय सदस्यों और समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझाव और फीडबैक को बजट में शामिल करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीएसडीपी की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक रही है। वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62% रही है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्र की जीडीपी वृद्धि दर 4.58% ही रही है। फलस्वरूप राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 3.5% से बढ़कर के वर्ष 2022 में 3.86% हो गई है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 रुपये होने की संभावना है, जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 से में 1,47,382 रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,000 रुपये होने की संभावना है। राज्य के जीएसडीपी के क्षेत्रवार संरचना के रुझान ये दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 19.6%, 29.7% और 50.7% रहने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं।
जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है। बजट में पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 57,879 करोड़ रुपए के परिव्यय, जो कि 31.5% तथा राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़ रुपए, जो कि 68.5% है, का प्रस्ताव किया गया है। सरकार के बढ़ते पूंजीगत परिव्यय पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि हरियाणा उन 3 राज्यों में से एक है जिनका पूंजीगत परिव्यय बजटीय लक्ष्यों की तुलना में अधिक था, जबकि देश के सभी राज्यों का औसत लक्ष्य से 21.3% कम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई 2022 से जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि जीएसटी मुआवजा देने की 5 साल की अवधि जून 2022 में समाप्त हो गई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के उत्कृष्ट कर प्रशासन से कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व की कमी पूरी होने की उम्मीद है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है। मुझे राजस्व के स्रोतों के बेहतर प्रबंधन और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की उम्मीद है। इनमें से कुछ प्रयासों पर मैं बाद में अपने संबोधन में चर्चा करूंगा। मैं बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें 75,716 रुपए का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्तियों में जीएसटी, वैट, आबकारी एवं स्टाम्प शुल्क राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय करों का हिस्सा 11,164 करोड़ रुपए है और केंद्र से सहायता अनुदान 9,590 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 71,173 करोड़ रुपए अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले की तरह मैंने बजट आवंटन को एसडीजी के संरेखित किया है। राज्य में लागू किए जा रहे एसडीजी की प्राप्ति के उद्देश्य से 1,83,950 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 1,20,958 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि 65.8% है। यह आवंटन उन स्कीमों के लिए किया गया है जो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजकोषीय मानकों को बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.29% रहा, जो कि जीएसडीपी के 3.5% की अनुमत सीमा के अंतर्गत है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के 2.96% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि अनुमेय सीमा के अंतर्गत है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 25.78% है, जो कि निर्धारित सीमा 33.3% की सीमा में है। वर्ष 2023-24 में ऋण स्टॉक जीएसडीपी का 25.45% प्रक्षेपित है, जो कि निर्धारित मानकों 33.1% से बहुत नीचे है। हम राजकोषीय विवेक के मार्ग पर आगे भी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि ये सतत आर्थिक विकास का एकमात्र रास्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर्याप्त पूंजी निवेश करके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह अनुमान है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आगामी वित्त वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजी निवेश करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काफी सुधार दिखाया है और कई उपक्रमों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2022-23 में लाभ में चल रहे सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने लाभ का
25% राज्य सरकार को हस्तांतरित करेंगे ताकि सरकार के विकास लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दे सकें। सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। न्यास निम्नलिखित का कार्यान्वयन करेगा। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले वर्ग सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना। छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपत्तियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के संशोधित दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। ये योजना भी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। मैं परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1.80 लाख अर्थात 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ये योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की मृत्यु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु से 1 लाख रुपए और 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपए होगी। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल है।